हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय मात्रक एवं मापन अर्थात यूनिट एंड मेजरमेंट के पार्ट 5 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम किन किन विषयों को समझेंगे। तो आज हम मापन से संबंधित विभिन्न प्रकार की त्रुटियों और अंकीय संक्रियाओं में अनिश्चितता या त्रुटि निर्धारित करने के कुछ नियम होते हैं, उनके उनके बारे में समझेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी माप में या किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब हम कोई भी चीज़ मापते हैं, तो हो सकता है कि उस एक्सपेरिमेंट को करते हुए कुछ हमारी वजह से या कुछ इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उस पूरे हमारे द्वारा लाए गए कुछ सामान में कुछ चीज़ में भी प्रॉब्लम हो सकती है या हमारे द्वारा मापी गई कुछ चीज़ गलती से मापी जा सकती है, तो उन सभी को हम त्रुटियाँ कहते हैं। त्रुटि हो सकती है, हो सकता है जैसे अगर मैं आपको ये छड़ की लंबाई या फिर ये एक पेन की लंबाई नापने को कहूँ और इसके ऊपर इसकी जो वास्तविक लंबाई लिखी है, हो सकता है किसी बच्चे की उतनी ही मापन आ जाए। लेकिन हो सकता है कि आपका कुछ एरर आ जाए, हो सकता है आपकी स्केलिंग की वजह से या आपकी कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो। बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा होता है कि एरर्स हो जाते हैं। तो उन्हीं एरर्स को हम बहुत सारे तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। उनके कुछ तरीकों को हम देखेंगे कि किस तरीके से फिर हम उनका अंकीय संक्रियाओं में यूज़ कर सकते हैं। तो सीखते हैं मापन से संबंधित विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को हम किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले है निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर ऐसे होती है कि जैसे यही मैं एग्जांपल आपको दे रही थी कि ये छड़ थी, अगर इसकी जो लंबाई है मान लिया ये 3 सेंटीमीटर है। अगर इसकी जो लंबाई 3 सेंटीमीटर है, किसी बच्चे ने इसकी लंबाई 2.8 सेंटीमीटर मापी। तो अब उस 3 सेंटीमीटर और उस 2.8 सेंटीमीटर में कुछ फ़र्क है, उसमें कुछ अंतर है। तो उसी अंतर को हम दिखाने के लिए इस निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर का यूज़ करते हैं। तो वास्तविक मान से मापित मान का जो अंतर होता है यानी वो 3 थी वास्तविक जो वैल्यू इस छड़ की लंबाई थी और जितनी एक बच्चे ने मापी, उन दोनों का जो अंतर था वो था हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे ये x था उसका वास्तविक मान जो उस छड़ पे लिखा था और जो x स्मॉल x है वो जो एक बच्चे ने या किसी ने भी मापा, तो यानी मापित मान। और डेल x हमारे पास हो गई निरपेक्ष त्रुटि। ये आप याद रखेंगे। अब जैसे यहाँ पर तो मैंने जैसे इस छड़ का एग्ज़ाम्पल दिया, यहाँ पे उसका वास्तविक मान उसके ऊपर लिखा था। अब कई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनमें वास्तविक मान हमें पता नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ कि एक पेंडुलम है, उसका दोलन काल एक बारी में इतना है, एक बारी में इतना है और वास्तविक मान मैंने आपको नहीं दिया है। जैसे हमारे पास एक पेंडुलम है, अगर मान लिया उसका दोलनकाल एक बार ए था, दूसरी बार उसका दोलनकाल बी था, फिर सी था और एक बार डी था। ठीक है? इतना-इतना था। तो अगर मैं ये कहूँ किसी बच्चे ने ए माना, किसी ने बी मापा, किसी ने सी मापा, किसी ने डी मापा। अब मेरे पास वास्तविक मान नहीं है, तो किस तरीके से मैं ये डेल एक्स को निकालूँगी? वहाँ पे मुझे एक्स चाहिए होगा, यानी वास्तविक मान चाहिए होगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम वास्तविक मान इन सभी जो हमारे पास डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, जितना भी मापित होता है, उन सब का हम एवरेज ले लेते हैं। उन सबको जोड़ो और जितनी वो संख्याएँ थी, जैसे कितनी संख्याएँ हैं? 4 हैं। उनसे उस 4 से भाग दे दो। जैसे माध्य हम निकालते हैं, एवरेज हम निकालते हैं, वही करना है और जो इनका एवरेज आएगा क्योंकि वो उनका माध्य होगा, तो उसको हम एक बारी के लिए मान सकते हैं कि हाँ, इसकी वैल्यू कम से कम इतनी होगी, इतनी वैल्यू ये वास्तविक होगी। तो वो हम वास्तविक मान वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद तो हमें हर एक वैल्यू के लिए फिर डेल एक्स चाहिए। तो इस तरीके से फिर हम उस केस में निरपेक्ष त्रुटि को निकाल सकते हैं। अब इसी निरपेक्ष त्रुटि को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल एक्स। ये डेल एक्स उसकी यथार्थता को बता रहा है कि वो वास्तविक मान के कितना निकट है। ये इस तरीके से लिखने का एक तरीका ये होता है कि आप वास्तविक मान को इस तरीके से बता रहे हैं कि या तो वो प्लस हो सकता है डेल एक्स और या वो माइनस डेल एक्स यानी x माइनस डेल एक्स और x प्लस डेल एक्स के बीच में कहीं लाई कर सकता है। जैसे ये या तो इतना डेल एक्स है तो ये x और यहाँ पे भी डेल एक्स है, तो इधर वाली साइड प्लस है, इधर वाली माइनस है, तो या तो ये x प्लस डेल एक्स या x माइनस डेल एक्स के बीच में कहीं पर भी वो त्रुटि या कहीं पर भी वो निरपेक्ष त्रुटि हमारी लाई कर सकती है, हो सकती है। तो इस तरीके से बस एक ये रिप्रेजेंटेशन है कि हम किस तरीके से इसको व्यक्त कर सकते हैं और ये हम अंकीय संक्रियाओं में करेंगे भी। अब दूसरी प्रकार की त्रुटि को समझते हैं, आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि जिसे हम रिलेटिव एरर कहते हैं। ये जो आपकी निरपेक्ष त्रुटि होती है, इसी से हम ये निकालते हैं। तो जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात होता है, निरपेक्ष त्रुटि डेल एक्स
और वास्तविक मान कैपिटल X, इन दोनों का अनुपात होता है आपेक्षिक त्रुटि। और इस चीज़ को हम डेल एक्स आर से भी लिख सकते हैं। आर रिलेटिव को बता रहा है कि ये रिलेटिव एरर है, और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। बस आप ये इनके नोटेशन ध्यान रखिए, यहाँ पे बस कैपिटल X इसलिए यूज़ किया है कि वो वास्तविक मान को दिखाए। बाकी जब हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होंगे या डेटा होगा, उसके बेसिस पे हम वास्तविक मान लिखेंगे या निकालेंगे, जो भी हमारे पास होगा। अब हम सीखते हैं परसेंटेज एरर को। जो हमारी आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि थी, उसी को जब हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, तो उसी को प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर कहते हैं। किसी भी चीज़ को प्रतिशत में कैसे व्यक्त करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके, गुणा करके। तो हमने ये निकाली थी, ये वाली वैल्यू जो हमारी आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि थी, ये। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर वहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, तो हमारे पास वो प्रतिशत त्रुटि में बदल जाती है। अब हम अंकीय संक्रियाओं में अनिश्चितता या त्रुटि निर्धारित करने के नियमों को समझते हैं। सबसे पहला हम सीखेंगे गुणन में त्रुटि। गुणन में यानी कि जैसे जो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसी आयताकार शीट के लिए है। हम उसकी एक लंबाई देखेंगे, चौड़ाई देखेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि अगर वो आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, यानी गुणा। तो हम गुणन में सबसे पहले त्रुटि देखेंगे, किस प्रकार से हम गुणा में त्रुटि को व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे अगर ये आयताकार शीट की जो लंबाई है और चौड़ाई है, अगर वो इतनी है, अगर हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो सकती है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? वो किससे किसके बीच में होगी, अगर मैं ये बताना चाहूँ, तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में, सबसे पहली वाली स्लाइड में बताया था कि उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। हम उसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसका विभेदन है 16.2 का, तो वो 0.1 तक है। 16.2, अब 10.1 है तो उसका भी 0.1 तक विभेदन है। अगर जैसे ये 16.02 होता, तो हम उसे 0.01 कह सकते थे, और सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग भी या मात्रक के अकॉर्डिंग भी जो होता। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 0.1 लिखा। तो ये क्या वैल्यू है जो हमने मापी, यानी कि हमारी वास्तविक मान, ये जो भी हमारे पास थी, वो हमारी 16.2 थी, और या जो भी हमने मापी। और ये 0.1 क्या था? ये 0.1 हमें ये बता रहा है कि ये इस निरपेक्ष त्रुटि है, यानी 16.2 प्लस माइनस 0 प्लस 0.1 और 16.2 माइनस 0.1 के बीच में कहीं ये होगा। ठीक है, जो हमने मापा है, यानी कि ये वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका था। अब ऐसे ही हम चौड़ाई के लिए भी लिख सकते हैं कि चौड़ाई हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 10.1 प्लस माइनस ये 0.1 हमारी यथार्थता को बता रहा है कि कितने इसमें सार्थक अंक है, उसके हिसाब से इसकी यथार्थता कितनी थी। तो वो ये हमने बता दिया। अब इसके बाद हम इसको गुणन में त्रुटि बताना चाहते हैं। तो त्रुटि के लिए हम सबसे जो आसान तरीका होता है, जो आपकी बुक में भी दिया है, वो ये है कि आप इसको सबसे पहले परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आप इसको परसेंटेज एरर में चेंज करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कैसे आएगा? परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं? जो हमारा 0.1 होगा और इसकी वैल्यू है कितनी? 16.2। तो जो रियल वैल्यू होती है, पहले हमारा 0.1 को चेंज करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? 16.2 के। और इनटू किससे करना है? क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है, तो इनटू किससे करेंगे? 100 से। तो जो आपकी वैल्यू आएगी, आप उसको यहाँ 0.1 की जगह लिख देंगे, तो वो आपकी वैल्यू 0.6 आएगी। उसको परसेंटेज में लिख देंगे, बाकी सब वैसे ही लिखेंगे। ऐसे ही 10.1 के लिए 0.1 यहाँ पे लिखेंगे और 10.1 नीचे, और इंटू 100। तो वो जो आपका आंसर आएगा, वो फिर आपका 1% आ जाएगा यहाँ पे, जो ये 1% लिख दिया। अब जब हमने इसको लिख दिया, अब हम लिख सकते हैं, ये बहुत आसान तरीका है कि हम सबसे पहले इसको इसमें चेंज कर रहे हैं, वरना जब हम सीधे लंबाई गुणा चौड़ाई करते, इन दोनों, इस पूरे को इससे गुणा करना पड़ता। फिर हमें ऐसे गुणा करना पड़ता है, जैसे ए प्लस बी को गुणा कैसे करते हैं? ए की गुणा पहले इससे, फिर इसकी गुणा फिर दूसरे वाले से, फिर दूसरे वाले की गुणा पहले वाले से, फिर इसकी गुणा इससे। तो हमने पहले ही उसको इसमें बदल दिया, प्रतिशत त्रुटि में। अब फिर हम आगे, हमें कुछ ऐसा करना नहीं पड़ेगा, जैसे मैं ये बता रही थी कि इसकी गुणा इससे। अब हम सीधे लिखेंगे कि हमारा क्षेत्रफल LB है। अब LB के लिए हमने सबसे पहले क्या किया? हमने क्या किया? इसकी और इसकी गुणा की, और इसको प्लस माइनस करके लिखा, और इसको इसमें जोड़ दिया, क्योंकि हमने पहले ही इसको प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट कर लिया था। तो इसको 0.6 और 1 को सीधे-सीधे जोड़ दिया, और इसको हमने गुणा कर दिया, क्योंकि जब आप देखेंगे, इसको और इसको जब गुणा करते हैं और फिर जो आता चीज़ें करते जाते, तो वो यही आंसर आता है जब उसे लास्ट में आप प्रतिशत त्रुटि में बदल देते। वैसे जो हम लास्ट का आंसर लिखेंगे, वो हम ऐसे ही लिखेंगे, 0.1 सेंटीमीटर, यानी निरपेक्ष त्रुटि के टर्म्स में। ऐसे हम परसेंटेज एरर के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, परसेंटेज वाले टर्म में नहीं लिखेंगे, तो हम लास्ट में से कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन आसान तरीका ये ऐसा है कि हमें गुणा
ऐसे नहीं करनी पड़ रही, हर एक पद की हर एक पद से ऐसे गुणा नहीं करनी पड़ रही, हमें सीधे पहला इसकी गुणा करनी पड़ रही जो रियल वैल्यूज़ है, और जो त्रुटि है उसको सीधे हम जोड़ना पड़ रहा। तो बस इसलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है सीखनी, बस ये इसलिए थोड़ा आसान है, वरना हर एक टर्म के गुणा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये त्रुटि संयोजन के नियम से हमने कर रखा है, ये जो काम हमने किया वो हमने त्रुटि संयोजन के नियम से किया। अब हम इसे, ये जो चीज़ मैं आपको बता रही थी कि ये जो परसेंटेज था, वापस से इसे ऐसे, जैसे ये परसेंटेज था, हमने इससे इसमें कन्वर्ट किया था। तो अब परसेंटेज से वापस हम इसमें जा रहे हैं निरपेक्ष त्रुटि में, तो हम कैसे जाएँगे? इसको मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम जब इसमें आ रहे थे, तो हम 0.1 अपॉन 6.2 इंटू 100 कर रहे थे, बराबर हमारा 0.6% आ रहा था। यहाँ पे हम परसेंटेज से नीचे जा रहे हैं, यानी कि परसेंटेज से वापस इस वाले निरपेक्ष त्रुटि में आ रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे? जो हमारा परसेंटेज वाला होगा उसे गुणा कर देंगे इससे और बटे 100। जैसे ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे 0.1 से हम 0.6 पे कैसे आए थे? हमने क्या किया था, 0.1 अपॉन 6.2 और इंटू 100, और हमारा कितना आया था यहाँ पे? 0.6% परसेंटेज में आया था। अब यहीं पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये वाला जो है, यहाँ पे ये जो 0.1 है, ये चाहिए, यानी कि 1.6% इधर साइड है, और इसका वो चाहिए जो यहाँ पर होगा। तो वो कैसे निकालेंगे हम? जब हम इन सारी चीज़ों को जो इधर साइड है उनको उधर साइड ले जाएँगे। तो यहाँ पे 1.6 होगा इसके लिए, और ये जो 16.2 की जगह ये होगा 163.62। तो वो अभी नीचे भाग में है, बराबर के उधर जाने पे गुणा में हो जाएगा, और ये 100 गुणा में है, नीचे जाके भाग में हो जाएगा। ये चीज़ थी जो मैं आपको समझा रही थी कि आपको ये करना है 1.6 इंटू 163.62 और अपॉन 100 कर देना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो फिर निरपेक्ष त्रुटि के टर्म्स में ये वाला आ जाएगा, 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई है। ये बेसिकली यही चीज़ है जो हमने की है, बस हमने उसको लंबाई गुणा चौड़ाई के टर्म्स में लिख दिया बस। अब यहाँ पर अगर मैं इसे देखूँ तो इस चीज़ को, अब ये चीज़ आपको वैसे याद होनी चाहिए जो मैंने पिछले उसमें भी बताई थी। अब 2.6 है, इसको मैं किस तरीके से सार्थक अंक में, उचित सार्थक अंकों तक लिख सकती हूँ कि ये जो 6 है, अगर मेरे को अनिश्चितता को हटाना है, उसको पूर्णांकन करना है उसका, तो 6 है, उस 6 वो 5 से बड़ा है, इसलिए उससे जो पहले वाला अंक होगा पूर्ववर्ती, वो एक बढ़ा दिया जाएगा, तो वो 2 से क्या हो गया? 3 हो गया। ये मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में समझाया है। तो यहाँ त्रुटि क्या हो गई हमारी, या अनिश्चितता, त्रुटि को अनिश्चितता भी कहते हैं, वो कितनी हो गई? 3। क्योंकि, और ये 163.62 को भी मैंने पूर्णांकन कर दिया, क्योंकि ये 6 2 दोनों को हटाना था, तो ये 6 को हटाना था, वो 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा है, तो जो 3 था उससे पहले उसको हमने 1 बढ़ा दिया, यानी कि वो हो गया हमारे पास 4। इस तरीके से हमारा जो ये वाला टर्म है 164, ये तो हमारा ये बता रहा है कि लंबाई गुणा चौड़ाई इतनी है। लेकिन ये जो हमारा उचित सार्थक अंकों तक हमने ये लिखा, और ये जो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये जो 3 है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो खैर लंबाई गुणा चौड़ाई के लिए, ये हमारी त्रुटि को बता रहा है। जो ये कैसे बता रहा है? ये हमारा वो था जो मैंने सबसे पहली स्लाइड में आपको बताया था कि इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन रखेंगे जब आपकी निरपेक्ष त्रुटि होगी। ये वो चीज़, उस चीज़ से हमने इस चीज़ को लिखा है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बाकी हम आगे क्वेश्चंस में भी इसको देखेंगे। अब जैसे हमने गुणन में त्रुटि देखी, अब योग में त्रुटि को देखते हैं कि योग में त्रुटि को हम किस तरीके से व्यक्त करते हैं। जैसे कोई छड़ है, उसके लिए लंबाई उसकी ये थी, एक बच्चे ने ये मापी, एक बच्चे ने ये मापी, तो इन दोनों लंबाई को अगर हम जोड़ दें, अगर मैं योग में देखूँ इसकी त्रुटि, ये इनके मापित मान होंगे, या उन्हें आप वास्तविक मान भी कह सकते हैं जो आपने मापे, आप उस तरीके से उनको लिख सकते हैं, और ये उनकी यथार्थता है कि इतनी यथार्थता तक वो है। तो इसको आप किस तरीके से उनके जोड़ में लिखेंगे? तो योग में आप L1 और L2 को जोड़ देंगे। L1 और L2 को सीधे जोड़ेंगे, जैसे ये 16.2 को सीधे 10.1 में जोड़ेंगे, और प्लस माइनस वहीं रखेंगे, और ये 0.1 को 0.1 में। मतलब जो पहली वाली वैल्यूज़ हैं, मापित वाली या वास्तविक जिसे आप कह सकते हैं, उनको एक साथ जोड़ेंगे, और जो ये त्रुटि वाली होगी उनको एक साथ जोड़ेंगे, इस तरीके से। तो ये दो 16.2, 10.1 को जोड़ के इतना आया, और ये जो चीज़ है 0.1, 0.1, 0.2 आया। और बाकी क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर बाहर लिखा है तो अंदर लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि वो तो हमने पूरे के लिए बाहर लिख दिया। इस तरीके से हम योग करेंगे। अब अगर मान लिया इन्हीं का अंतर करना होता, तो इन्हीं के अंतर के लिए हम यहाँ पे प्लस की जगह क्या लिख देते? माइनस। अब जब माइनस लिखते तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आता, अगर अंतर करते। पर
कोई फ़र्क वो नहीं होता, बस 16.2 में से 10.1 को तो हम माइनस कर देते। वो जितना आता हम यहाँ पे लिख देते। और ये जो 0.1 है और ये 0.1, यहाँ पे हम उन दोनों को माइनस नहीं करते। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं करते? क्योंकि जब इसको और इसको साथ में लिखेंगे तो ये 2 चीज़ें तो इसके साथ पहले लिखी जाती। लेकिन ये 0.1 और ये प्लस, तो इसका जो प्लस माइनस है वो माइनस माइनस भी प्लस हो जाता। इसीलिए वो इन दोनों के बीच में फिर से प्लस का चिन्ह आ जाता, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस होता बीच में, लेकिन वो इसके प्लस माइनस के साथ जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाता। इसीलिए वो जो चीज़ होती वो क्या लिखी जाती फिर से प्लस हो जाती। तो यानी कि 0.1 और 0.1 को हम जोड़ देते बस। लेकिन यहाँ पे माइनस करते, यहाँ पे मतलब जो पहली पहली वैल्यूज़ है यहाँ पे 16.2 और ये उन दोनों को माइनस कर देते। अंतर के लिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि अगर इनका अंतर करना होता तो हम कैसे करते। अब हम भागफल में त्रुटि को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है और छोटी सी चीज़ है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक टर्म आपको दिया है और इसमें पूरी त्रुटि आपको निकालनी है। जैसे आपको ये भी पता है कि जैसे मैं प्रतिशत त्रुटि की बात करती हूँ, जैसे ए में प्रतिशत त्रुटि कुछ दी हुई है, जैसे 1% है, बी में कुछ है, सी में कुछ है, डी में कुछ है। अब आपको दिखाना है कि किस एक्स में कुल कितनी त्रुटि है। तो जैसे ये भागफल है ना, इसमें वैसे तो गुणा भी है पर भाग भी है। तो भागफल में हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ सबसे पहले लॉग लेते हैं। दोनों तरफ लॉग लेने पर देखिए ये लॉग एक्स हो जाएगा। अब जो ए स्क्वायर, अब यहाँ पे जब मैं पूरा लॉग लूँगी, इस वाली साइड जो राइट साइड में अगर मैं पूरा लॉग लूँगी, तो होगा क्या, हर एक टर्म को मुझे लॉग के साथ लिखना पड़ेगा। तो जब मैं लॉग ए स्क्वायर लिखूँगी तो देखिए लॉग ए स्क्वायर, ये आपने पढ़ा भी होगा मैथ्स में भी, जब लॉग ए स्क्वायर यानी m की पावर n कुछ होता है, तो ये जो n होता है ये सबसे पहले आ जाता है और फिर log ये लिखा जाता है m, मतलब वो m टू द पावर n जो पढ़ा भी होगा आपने मैथ्स में, वो लिखने का एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। इस तरीके से लिखते हैं। ऐसे b की पावर 1/3 में भी log लिखेंगे, तो log b की पावर 1/3, तो 1/3 सबसे पहले, फिर log b। अब अपॉन जब होता है, ये c नीचे है, d भी नीचे, तो इनके लिए माइनस माइनस लगेगा। c के पास कुछ कुछ घात नहीं है तो log c लिखेंगे। ये log d 3/2 होगा तो 3/2, यहाँ पे d होगा, यहाँ पे 3/2 तो 3/2 आगे आ जाएगा और यहाँ पे log d रह जाएगा। मतलब ये आपने वैसे मैथ्स में ही पढ़ा होगा, लेकिन तो ज़्यादा इतना मुश्किल लग नहीं रहा होगा आपको, या हो सकता है थोड़ा स्टार्टिंग में हो। अब हमने इसको किस में, त्रुटि में बदलना है। तो त्रुटि में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हमें त्रुटि कैसी चाहिए, हमें आपेक्षिक त्रुटि, जैसे अगर मैं बोलूँ प्रतिशत त्रुटि इसकी दे रखी है, तो त्रुटि प्रतिशत त्रुटि के लिए हमें ये चाहिए रहता है कि इंटू 100, यानी कि डेल एक्स जो निरपेक्ष त्रुटि थी अपॉन एक्स। यानी सबसे पहले आपको आपेक्षिक त्रुटि चाहिए, 100 तो हम कर ही देंगे सब में। फिर तो आपेक्षिक त्रुटि करने के लिए आपने क्या किया, इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। ये आपने पढ़ा भी होगा या पढ़ेंगे आप अभी मैथ्स में। तो अवकलन में ये होता है कि आप जब लॉग का अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो आप लिखते हैं 1/x और वापस से ये जो चीज़ होती है उसको वापस से करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो वो डेल एक्स लिख लिख सकते हैं आप उसे। तो वो चीज़ लिखिए। फिर ऐसे ये 2 की जगह 2 आएगा क्योंकि वो अचर है। लॉग ए का फिर से, लॉग ए का क्या आएगा, 1/a और डी ए, मतलब डेल ए आ जाएगा। उसके बाद ऐसी 1/3 वहीं, ऐसे सबका निकल जाएगा हमारे पास इस तरीके से। अब अगर मेरे पास कोई भी प्रतिशत त्रुटि दी होती तो मैं पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देती और जो चीज़ दी होती मैं लिख देती, या मेरे पास आपेक्षिक त्रुटि जो दी होती मैं लिख देती। तो इस तरीके से हम ये भागफल में त्रुटि को निकालेंगे। एक और चीज़ आपके पास दी है कि यदि किसी प्रायोगिक आंकड़े के समुच्चय में n सार्थक अंकों का अगर उल्लेख हो, जैसे यहाँ पर इसको इसमें से माइनस करना था, तो ये जितने भी सार्थक अंकों का उल्लेख होगा, आंकड़ों के संयोजन से प्राप्त जो ये परिणाम होगा, उसमें भी आप n सार्थक अंकों तक ही वैध होगा। बेसिकली ये है कि ये 2 अंकों को जब आप माइनस करेंगे तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि आपको किन 2 को माइनस करना था, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप परिणाम को रखेंगे। ये वैसे मैं आपको पिछले वीडियोज़ में समझा भी चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने आपको उचित सार्थक अंकों तक रखना बताया था। तो जैसे अगर ये 12.9 है और 7.06, तो आप घटा रहे हैं, तो घटाने के बाद आप देखेंगे कि दशमलव के बाद जिसमें सबसे कम होंगे, उतने ही आप दशमलव के बाद परिणाम में भी रखेंगे। तो 5.84 में आप इसको कितने अंक तक रखेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक तक रखेंगे और पूर्णांकन करके, तो आप इतना रखना चाहते हैं। फिर 4 अगर 5 से छोटा है, तो वो अपने पहले वाले में कुछ चेंज करेगा नहीं, तो हमारे पास ये 5.8 ग्राम आ जाएगा फिर से। तो बस ये मतलब है इसका। नेक्स्ट है कि किसी संख्या के मान में दिए गए सार्थक अंकों तक दी गई आपेक्षिक त्रुटि n के साथ-साथ उस संख्या पर भी डिपेंड करेगी। ये चीज़ हम बेसिकली आपेक्षिक त्रुटि निकालने के लिए है
कि जैसे अगर द्रव्यमान 1.02 ग्राम है, तो इसकी यथार्थता कितनी हो जाएगी? क्योंकि 2 अंकों तक है तो 0.01 ग्राम। प्लस-माइनस हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि निरपेक्ष त्रुटि में हम प्लस-माइनस का रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जो मैंने सबसे पहले वाली स्लाइड में आपको समझाया था। तो आप इसकी प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे? आपेक्षिक त्रुटि प्रतिशत त्रुटि में ही होती है वैसे इतनी, अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई ना किया गया हो। तो यहाँ पे आपने ये जो 0.01 है, इसको आपने लिखना है डेल एक्स अपॉन एक्स। तो ये एक्स था और प्लस माइनस लिखना चाहें तो लिखें, वरना प्लस माइनस को छोड़ भी सकते हैं, और इंटू 100 किया आपने। उसके बाद जो आपके पास इस पूरे को सॉल्व करके आएगा, इस वाले पूरे को, तो वो इतना आएगा। इसलिए प्लस माइनस ज़रूरी नहीं है यहाँ पे लिखना, पर जब हम उसको पूरा अच्छे से लिखेंगे एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, तब वहाँ पे प्लस माइनस लिखना ज़रूरी है। फिर इसको आगे सॉल्व करके हमारे पास प्लस माइनस 1% आएगा। ये 1% भी हमने उचित सार्थक अंकों तक लिखा है, तो एक बार आप इसे चेक ज़रूर करें कि ये कैसे लिखा है। अच्छा, अब द्रव्यमान 9.89 ग्राम के मापन में भी अगर आपको यथार्थता देखनी हो, जैसे आपने इसके ग्राम उस पे देखी, तो यहाँ पे भी 0.01 ग्राम की आपके पास यथार्थता होगी। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ लिखी है आपने, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं, इस वाले टर्म को, जो आपेक्षिक त्रुटि भी है आपके पास, तो आपके पास इतना आ जाता है। तो इसको सॉल्व करके प्लस माइनस 1% आता है। तो हमने देखा जो आपेक्षिक त्रुटि थी, यानी कि ये पूरा टर्म जो सॉल्व करके आया, ये इस पे भी डिपेंड कर रहा था। यानी कि जैसे ये 0.001 आया, तो ये पूरे संख्या पर डिपेंड करके आया, क्योंकि हमने जो यथार्थता ली थी वो इस संख्या के अकॉर्डिंग ली थी। वो बस इसका मतलब है, और इसका मतलब ये भी था कि कैसे आपेक्षिक त्रुटि निकालते हैं, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि किस कौन-कौन सी त्रुटियाँ होती हैं, उनके कुछ प्रकार हमने सीखे। निरपेक्ष त्रुटि, हमारा वास्तविक मान से मापित मान का जो अंतर होता है, फिर हम उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से देते हैं। आपेक्षिक त्रुटि, हमारी जो निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात होता है, और परसेंटेज एरर, इस आपेक्षिक त्रुटि को हम किस तरीके से परसेंटेज में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद हमने इन चीज़ों का, जो हमने ये चीज़ सीखी थी, इनका हमने देखा कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा अंकीय संक्रियाओं में आप किस तरीके से त्रुटि निर्धारित करने की या अनिश्चितता निर्धारित करने के नियमों पे इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तब हमने त्रुटि संयोजन के नियम से मापन में त्रुटि ज्ञात करना सीखा। फिर हमने आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि को ज्ञात करना सीखा कि किस तरीके से हम उन चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। हमने भागफल में त्रुटि समझी, गुणन में त्रुटि समझी, योग और अंतर में भी त्रुटि समझी। और ये सारी चीज़ें हमने आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि और निरपेक्ष त्रुटि के माध्यम से सीखी, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगली वीडियो में हम भौतिक राशियों की विमा और विमीय सूत्र बनाना सीखेंगे, और विमीय समीकरणों के बारे में सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये भी। विमा एक नया टॉपिक है क्योंकि आपके लिए। अभी के लिए थैंक यू।